हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये है रिवीजन ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। तो पहला आता है हमारा इंट्रोडक्शन। ये जो वर्ड है कंपनी, ये दो वर्ड से आया है लैटिन शब्द से। एक है कम जिसका मतलब है टुगेदर, दूसरा है पैनिश जिसका मतलब है ब्रेड। ओरिजिनली क्या हुआ था, जो लोग इकट्ठे बैठ करके खाना खाते थे तभी उनको कहा जाता था कंपनी। सो कंपनी का जो मीनिंग है ये कहता है कि ये एक एसोसिएशन है या फिर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसमें नेचुरल पर्सन्स, लीगल पर्सन्स मिलकर के एक कंपनी एसोसिएट करते हैं। अभी देखें अगर डेफिनेशन ऑफ कंपनी, तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के तहत कहता है कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब अभी का जो कंपनी लॉ है 2013 और पिछले वाला जो था 1956, दोनों में जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई होगी तो उसको कंपनी कहा जाएगा। फिर देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी ये कहता है कि जो भी कंपनी होगा उसका एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होगा, मतलब उसका खुद का नाम, उसका खुद का एड्रेस, और वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, तो उसको एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मिलेगी। दूसरा क्या कहता है, ये कहता है कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्योंकि ये क्रिएट किया जाता है लॉ के हिसाब से, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। कंपनी एज ए सिटीजन, जी नहीं, कंपनी को सिटीजनशिप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट कहता है सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन को मिलती है, कंपनी इसीलिए सिटीजन नहीं हो सकता। फिर कंपनी का खुद का नेशनलिटी और खुद का रेसिडेंट भी है। जिस देश में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ होगा वो उसका नेशनलिटी है, और जहाँ पर भी वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ होगा उसका जो एड्रेस होगा रजिस्टर ऑफिस का वो उसका रेसिडेंस है। फिर कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है। फिर उसका और एक फीचर है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी विल एग्जिस्ट टिल इट वोंड अप, ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। फिर कंपनी का खुद का सेपरेट प्रॉपर्टी होता है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है। कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है उसका कॉमन सील, जो कि अभी ऑप्शनल हो चुका है। फिर है कैपेसिटी टू श्यू एंड टू बी श्यूड। कंपनी खुद अपने नाम से किसी के नाम पर शू कर सकता है, या फिर कोई अगर कंपनी के अगेंस्ट भी शू करना चाहे तो कंपनी के नाम से शू कर सकता है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसके खुद के राइट्स है जो कि मेमोरेंडम में लिखे गए होते हैं। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ एक्शंस। कंपनी क्या काम करेगी क्या काम नहीं करेगी वो उसके मेमोरेंडम में लिखा होता है। फिर आता है सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी के रियल ओनर्स उसके शेयर होल्डर होते हैं, जबकि कंपनी को मैनेज डायरेक्टर करते हैं, तो इसीलिए इसका सेपरेट मैनेजमेंट है। कंपनी को प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है और ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। कंपनी को जब वाउंड अप किया जाता है तो उसका टर्मिनेशन होता है, उससे पहले कंपनी टर्मिनेट नहीं हो सकता। फिर देखिए व्हाट इज़ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल जो है ये एक तरह का शील्ड है जो कि मेंबर्स को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द कंपनीज। मतलब कंपनी कोई भी काम करे उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होती है, मेंबर्स नहीं होते, इसीलिए ये कॉर्पोरेट वेल इसको कहा जाता है, जो कि मेंबर्स को और शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी। इसको अगर और सिंप्लीफाई तरीके से हम समझें तो ये कहता है कि कंपनी वायलेट्स एनी लॉ, इफ ए कंपनी वायलेट्स एनी लॉ और इनकॉर एनी लाइबिलिटी देन द मेंबर्स कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। मतलब कंपनी अगर कोई भी लॉ को वायलेट करती है, कोई भी उसका लाइबिलिटी होता है, उसके लिए मेंबर्स लाइबल नहीं होंगे। यही होता है कॉर्पोरेट वेल। मतलब कंपनी का खुद का नाम, खुद की प्रॉपर्टी, जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो अपने नाम से करेगा, इसीलिए कंपनी लाइबल होगा, उसके मेंबर्स लाइबल नहीं होंगे। अब जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये जो कॉर्पोरेट वेल हम अभी पढ़े जो कि कहता है कि वो मेंबर्स को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंपनी, तो कब यह सिचुएशन आता है जब इसी वेल को लिफ्ट किया जाता है या फिर पियर्स किया जाता है। सो इफ इट इज फाउंड दैट द मेंबर्स आर मिसयूजिंग द स्टैट्यूटरी प्रिविलेज देन द इंडिविजुअल कंसर्न विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट वेल। मतलब अगर मेंबर्स ये जो स्टैट्यूटरी प्रिविलेज उनको मिला है उसका अगर वो मिसयूज करते हैं तो वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी यानी कि कॉर्पोरेट वेल का सहारा लेकर के नहीं छुप सकते। तो कोर्ट तब क्या करेगा, ये कॉर्पोरेट सेल या कॉर्पोरेट वेल जो है उसको वो हटा देगा। ये उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। Thus, the doctrine of lifting off or piercing of corporate veil was introduced to hold the members liable in case of fraudulent or dishonest use of the separate legal entity. मतलब ये जो डॉक्ट्रिन यूज़ होता है ना, ये तभी यूज़ होता है जब मेंबर्स को लाइबल किया जाता है इन केस ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट एक्ट, इन केस ऑफ एनी डिसऑनेस्ट यूज़ ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी। इसका जो फेमस केस है वो है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अभी आते हैं हम केसेस वेयर द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड लिफ्टिंग ऑफ अ वेल।
देखिए ये है केसेस जहाँ पर कोर्ट ऑर्डर दे करके कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता है या फिर उसको हटा देता है कॉर्पोरेट वेल को। किस केसेस में? इन केस द कंपनी कमिट्स ए फ्रॉड, या फिर अगर कोई कंपनी जो कि फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, मतलब फिजिकली वो कोई काम नहीं करता लेकिन वो इनकॉर्पोरेट हुआ है जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट, जस्ट पेपर पेन में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो उस केसेस में भी कंपनी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता है। और फिर ये केसेस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता है कोर्ट अगर कोई कंपनी का एनिमी कैरेक्टर है, क्योंकि वो एनिमी कंट्री के साथ, मतलब हमारे देश का जो दुश्मन है, जिस देश के साथ अभी हमारा वॉर कंटिन्यू हो रहा है या फिर होने वाला है, तो अगर उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केसेस में कोर्ट लिफ्ट करेगा कॉर्पोरेट वेल। या फिर कोई भी कंपनी जिसका कोई एनिमी कैरेक्टर के साथ क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो, तो इन दैट केस ऑल्सो कॉर्पोरेट वेल को कोर्ट लिफ्ट करेगा। ये जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग, दूसरा होता है जुडिशियल लिफ्टिंग। ये जो स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग है ये कहता है इफ़ अ कंपनी वायलेट द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द वेल फॉर द सेम देन इट इज़ टर्म टू बी स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग। जी हाँ, कोई भी अगर कंपनीज एक्ट 2013 को वायलेट करता है और अगर उसके लिए उस एक्ट में ऑलरेडी प्रोविज़न मौजूद है तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग। फिर आता है जुडिशियल लिफ्टिंग। जुडिशियल लिफ्टिंग ये कहता है इफ़ द कंपनी वायलेट कंपनीज एक्ट 2013 एंड द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द वेल देन द जजेस कैन ऑर्डर द लिफ्टिंग ऑफ द वेल विच इज़ नोन एज जुडिशियल लिफ्टिंग। मतलब अगर कोई भी कंपनीज एक्ट का प्रोविज़न है वायलेट कोई भी करता है लेकिन उसके लिए अगर एक्ट में कोई भी प्रोविज़न ऐसे नहीं है, तब जजेस जो है वो अपना खुद का डिस्क्रेशन यूज़ करते हैं और वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं, उसको कहते हैं जुडिशियल लिफ्टिंग। अभी आते हैं हम स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये जो स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग है जो कि अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, सो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कुछ ऐसे सर्टन केसेस है जहाँ पर डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी पर्सनली लायबल होंगे। किन केसेस में? So herein the entity of the company is overlooked and the constituent members such as directors are held liable personally along with the company, and these cases are as follows like this। मतलब इन केसेस में जो कंपनी का डायरेक्टर होता है या होते हैं और जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हीं को लायबल किया जाता है और कॉर्पोरेट वेल को ब्रेक किया जाता है। जैसे कि अगर कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें मिसस्टेटमेंट हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 सेक्शन 35, तब कोर्ट स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करता है। या फिर जो एप्लीकेशन मनी है उसके रिटर्न में फेलियर टू रिटर्न द एप्लीकेशन मनी सेक्शन 39, या फिर मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम सेक्शन 121, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट सेक्शन 339, अल्ट्रा वायरस एक्ट कोई भी ऐसा अल्ट्रा वायरस एक्ट, या फिर अंडर अदर स्टैट्यूट जैसे कि IT एक्ट, फेमा एक्ट, उसके तहत अगर कोई भी किसी भी तरह का मिसयूज़ होता है तो उसके लिए स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग की जाएगी कॉर्पोरेट वेल का और उसके लिए डायरेक्टर्स और मेंबर्स लायबल होंगे। सो अभी आते हैं हम जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। विद द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेशन एंड द इंक्रीजिंग कन्फ्लिक्ट between companies and its various stakeholders, the court uses more practical approach to deal with the different circumstances under the facade of corporate personality can be removed and person behind the corporate entities may be identified and penalized। जितना ज़्यादा कॉरपोरेशन में ग्रोथ हो रहा है उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं कंपनीज और स्टेक होल्डर्स के बीच में। इन सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डील करता है ताकि कोई भी अगर कॉर्पोरेट वेल को मिसयूज़ करे तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और पेनलाइज किया जाए। तो ये है वो केसेस जहाँ पर जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हुआ है, जैसे कि फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। मतलब कंपनी अगर किसी भी तरह का फ्रॉड कर रही है या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रही है तो इन दैट केस कॉर्पोरेट वेल को कोर्ट लिफ्ट करेगा। ऐसा हुआ है गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस हॉर्न केस में। फिर आता है कंपनी ऑफ सब्सिडियरी टू एक्ट एज एजेंट, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रेणु सागर पावर कंपनी। इस केसेस में अगर कोई कंपनी जो कि सब्सिडियरी है सिर्फ और सिर्फ एज एन एजेंट काम करने के लिए, तो कोर्ट जुडिशियल लिफ्टिंग करेगा कॉर्पोरेट वेल का। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि हुआ था रिसर्च दिनसो बैनर्जी पेटेट बारी के केस में। फिर आता है इकोनॉमिक ऑफेंस, शांतनु रे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
फिर अगर कंपनी किसी तरह के वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करना चाहती है तब भी कॉर्पोरेट वेल्थ का जुडिशियल लिफ्टिंग होता है, जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ होता है, जैसा कि हुआ है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर कंपनी यूज फॉर इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, अगर कंपनी सिर्फ इलीगल काम कर रही है, इम्प्रॉपर यूज़ कर रही है, तो इन दैट केस ऑल्सो एक केस है पीएनबी फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस चिताई प्रसाद जैन का केस। और भी अगर कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक मेयर सैम है या फिर एक क्लॉक की तरह काम कर रहा है तब भी कॉर्पोरेट वेल्थ को ब्रेक किया जाएगा या कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया जाएगा। ये है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी। फिर कंपनी का अगर किसी भी तरह का एनिमी कैरेक्टर हुआ तो उस केसेस में भी जुडिशियल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ होगा, जो कि है डालमेर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। या फिर कंपनी अगर किसी तरह का कंडक्ट करती है जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो इस केसेस में भी कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया जाएगा, जो कि है कॉर्नर ब्रदर्स वर्सेस कॉर्नर्स 1990 का केस। अभी आते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। कोई क्यों कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को बनाए, क्या है एडवांटेजेस। पहला है इसमें है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी और कंपनी की लायबिलिटी वो इस तरीके से अगर देखा जाए हर मेंबर का अपना जितना कंट्रीब्यूशन है अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स वो सिर्फ उतने के लिए ही लायबल होगा। दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी विल कंटिन्यू टिल इट्स ओन्ड अप एज पर द लॉ, तो ये परपेचुअल सक्सेशन है, तो ये भी एडवांटेजेस कंपनी को मिलता है। और एक जो एडवांटेज है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो कि इस काम के लिए मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए एक्सपर्ट्स हैं वही मैनेज करते हैं। कंपनी के इसमें एक्सपेंशन का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, कंपनी के पास ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का ऑप्शन होता है, कंपनी अगर चाहे तो अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन इसके लिए पब्लिक कंपनी होना ज़रूरी है। फिर जो रिस्क है वो डिफ्यूज़ होता है, मतलब वो रिस्क जो है वो स्प्रेड होता है मेंबर्स के बीच में, तो ये है अनलाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। फिर आते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। देखिए जो डिसएडवांटेजेस है वो पहला है कंपनी में कोई सीक्रेसी नहीं रहता, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे फॉर्म्स है जो कि कंपलसरी फाइलिंग करने पड़ते हैं, जिसके उसको अपना एनुअल स्टेटमेंट शो करना पड़ता है, इसमें पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट होता है, तो इस तरीके से वो उसमें कोई सीक्रेट नहीं रहता। कंपनी के जो काम है वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं मेमोरेंडम के हिसाब से। फिर आता है मैनेजमेंट मिस्ट्री भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, जो उनको मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स वो अलग होते हैं, तो मैनेजमेंट मिस्चिफ होने के चांसेस भी हैं। या फिर कभी कभी अगर कहें तो पर्सनल इंटरेस्ट भी लोगों का ख़त्म हो जाता है, सो लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी को डिसएडवांटेजेस देते हैं। फिर आता है कंपनी के ऊपर ज़्यादा टैक्स बर्डन रहता है, ग्रेटर टैक्स बर्डन, और साथ ही साथ ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है कंपनी के ऊपर। फिर कंपनी को वाइंड अप करने के लिए भी उसका एक डिटेल प्रोसीजर है, तो ये होते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। फिर कंपनीज एक्ट 2013 से अप्लाइज टू, तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कौन कौन से कंपनीज के ऊपर लागू होगा। सो सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 के तहत कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो जितने भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुए हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर जो पिछले वाले कंपनीज एक्ट थे उनके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लागू होंगे, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या फिर जितने भी अदर कंपनी है जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं तो उनके ऊपर भी लागू होंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसे अदर कंपनीज़ है जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं और उनके साथ अगर कंपनीज एक्ट 2013 इनकन्सिस्टेंट बैठता है, इस केसेस में कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होगा उन कंपनीज़ के ऊपर। फिर आते हैं हम इलीगल एसोसिएशन। ये इलीगल एसोसिएशन क्या होता है? देखिए, जो कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 464, ये सेक्शन कहता है कि कोई भी कंपनी या फिर हम कह सकते हैं अनरजिस्टर्ड कंपनी, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें अगर 50 से ज़्यादा मेंबर हुए जो कि काम करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट करते हैं, तो उसको हम कंपनीज एक्ट 464 के हिसाब से उसको इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिमिट है, लिमिट ऑफ मेंबर्स या लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स एसोसिएटेड इन दैट बिजनेस शुड नॉट एक्सीड 50, तो उसको इलीगल माना जाएगा, उसको इलीगल एसोसिएशन कहा जाएगा। मतलब इसको अगर और सिंप्लीफाई तरीके से हम समझें तो कोई भी ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें 50 से ज़्यादा
लोग हैं तो उसको एज पर पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर होना पड़ेगा। कोई भी LLP है उस पर ज़्यादा पार्टनर्स 50 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली LLP केस में तो रजिस्टर होना ही पड़ता है। तो या फिर कंपनी है, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, उसमें अगर 50 से ज़्यादा मेंबर हैं तो उसको भी रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं होता इन दैट केस उसको इलीगल एसोसिएशन कहा जाएगा। अभी देखते हैं हम नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 464। कब सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट का एप्लीकेबल नहीं होगा? ये कहता है अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जैसे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़, क्लब्स, चिट फंड, HUF हैविंग मोर देन 50 मेंबर्स, इस केसेस में जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 464 वो एप्लीकेबल नहीं होगा, भले ही उसमें 50 से ज़्यादा मेंबर्स हो। फिर आता है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन। अगर इलीगल एसोसिएशन होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या होंगे? पहला तो ये कहता है कि वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट शू एनी मेंबर और आउटसाइडर, नॉट इवन इफ इट इज़ सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड। मतलब अगर इलीगल एसोसिएशन होता है और वो अपने मेंबर्स को सू करना चाहते हैं या फिर आउटसाइडर को सू करना चाहते हैं, भले ही वो बाद में रजिस्टर्ड हो जाए, लेकिन फिर भी वो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब अगर वो इलीगल एसोसिएशन था तो वो सूट नहीं कर सकता। या फिर कैन नॉट सू एनी मेंबर और एन आउटसाइडर फॉर रिकवरी ऑफ एनी डेब्ट के लिए भी किसी मेंबर को सू नहीं कर सकते, आउटसाइडर को सू नहीं कर सकते, और ना ही ओन्ड ऑफ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। कैन नॉट बी ओन्ड ऑफ बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये सब एक केस है रघुवर दयाल वर्सेस सरफ चैम्बर। हाउएवर इलीगल एसोसिएशन जितने भी है वो सब लाइबल टू बी टैक्सड है, जैसा कि है कुमार स्वामी चट्टियार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। मतलब इलीगल एसोसिएशंस टैक्स के लिए लाइबल होगा, बाकी ये जो पढ़े हम उसके कोई भी केसेस में इलीगल एसोसिएशन बिल्कुल भी ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना तो वो सू कर सकता है, ना तो रिकवरी ऑफ डेब्ट के लिए भी सू कर सकता है, और ना ही ओन्ड ऑफ हो सकता है। तो इसी के साथ हमारे रिवीजन का वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।